वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज ये आपका थर्ड लेक्चर है हमारे चैप्टर का, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग प्यार से सेल बुलाते हैं। यस बच्चों, वैसे तो ये क्लास 9 का चैप्टर है, बट अगर आप क्लास 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो एज आई सेड बच्चों, ये थर्ड सेशन है, थर्ड लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का। तो अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे, पहले दो सेशंस आपने नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक है, गो चेक दैट आउट फर्स्ट और फिर ये वीडियो पे आना। ओके, सो लेट्स बिगिन। यस, बिकॉज कंटिन्यूशन में होगा तो आपको भी समझने में काफी आसानी होगी। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेल की डिस्कवरी, सेल के फंक्शंस, सेल की थियरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो है सेल का वो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सी दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल। ओके, इसका स्ट्रक्चर जो है तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो इसका मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसका कवरिंग। सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग एंड जो भी है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने। यस, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज योर न्यूक्लियस, जो सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, द organelle in the center. Yes, and third thing is your cytoplasm. Okay, थर्ड पार्ट जो है वो आपका साइटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर के सारे चीजें एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस उनको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो इसका भी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर के बाद। ओके, सो लेट्स गो टू आवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है बच्चों? सबसे पहले तो न्यूक्लियस हमारे सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है और सेल का सबसे मेन ऑर्गेनल होता है। देखो क्या है, द सेल न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने सेल के लिए मेम्ब्रेन होती है पढ़ा था, न्यूक्लियस के लिए भी अलग से मेम्ब्रेन होती है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेल्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। अब आपने हेरिडिटी के चैप्टर में या फिर आपको पता होगा कि हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, एक सेल से दूसरे जनरेशन में पास होती है ये सारी इंफॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपके पास एक ब्लैक डॉग है तो उसके पपीज जो होंगे वो भी सारे ब्लैक होंगे, वाइट नहीं होंगे। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेरिडेटरी। सपोज आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो हो सकता है कि चिल्ड्रन को भी डायबिटीज हो जाए। सो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है और ये सारी स्टोर्ड होती है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ये सारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है एंड इट कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल का जो ग्रोथ होता है, ओवरऑल सेल का ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, दैट इज सेल डिविजन, ये सब कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। यस, इट इज अबाउट 10% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, सेल में जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, सेल के ऑर्गन्स है, इन सबसे सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस। इट इज अबाउट 10% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। पूरे सेल के वॉल्यूम का ये 10% है। यस, अब देखते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। इट यूकैरियोटिक सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। ओके, यूजुअली यूकैरियोटिक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर सेल्स। ओके, सम यूकैरियोटिक सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड, विदाउट अ न्यूक्लियस भी होते हैं। सो वन न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनका सबसे सबसे फेमस एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स। अगर आपने फोटो देखी होगी रेड ब्लड सेल्स की, यू कैन क्लियरली सी कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है उनमें। ये सब देखो, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल और द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे कि सेल को कवर करने के लिए हमने पिछले सेशन में देखा था, सेल को कवर करने के लिए सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वैसे न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। Yes, as the nucleus regulates the integrity of the genes and gene expression,
हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया कि जो जीन्स है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, वो जीन्स के थ्रू आती है, डीएनए में जीन्स होते हैं उसके थ्रू आती है, और ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती है। देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यस, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, अच्छे से देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली न्यूक्लियर की कवरिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड थिंग इज योर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब इफ यू कैन सी, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जैसे कि सेल के लिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन लास्ट थिंग यू हैव क्रोमोसोम्स। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एज यू कैन सी, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी होता है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यस, ये मेम्ब्रेन जो है, the envelope has to maintain the shape of the nucleus and assist it in regulating the flow of molecules into and out of the nucleus through nuclear pores. अब ये जो छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मॉलिक्यूल को जाना हो तो ये स्पोर्स के थ्रू जाएगा। न्यूक्लियस, ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस पूरे सेल से या फिर न्यूक्लियस के बाहर के जो भी ऑर्गेनल है उनसे कांटेक्ट कैसे करता है? थ्रू दी स्पोर्स। ओके, इट कम्युनिकेट्स विद द रिमेनिंग ऑफ द सेल और द साइटोप्लाज्म थ्रू सेवरल ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ओके, उनसे कम्युनिकेट करता है, कांटेक्ट करता है थ्रू दी स्पोर्स। A fluid-filled space is present between two layers of the nuclear membrane. अब since nuclear membrane के 2 layers है, इनके बीच में खाली जगह तो होगी नहीं, तो it is filled with a certain kind of fluid. Okay. अब आते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। ये न्यूक्लियोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जिलेटिनस सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी एक्वस सब्सटेंस होता है। ओके, विद इन द न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोप्लाज्म। इसका और एक नाम है कैरियोप्लाज्म। आपको अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है। ओके, दिस एक्वस मटेरियल इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम टू सेम साइटोप्लाज्म के जैसा होता है। And it is composed of mainly water with dissolved salt, enzymes and organic molecules suspended within. अब ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये किससे बना हुआ होता है? वाटर, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, एंजाइम एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, the nucleolus and chromosomes are surrounded by nucleoplasm which functions to cushion and protect the contents of the nucleus. अब कुशन करना मतलब क्या? एक्सटर्नल इंजरी से बचाना। कुशन करना मतलब बच्चों मेनली क्या होता है, अगर आप सपोज कोई ऑनलाइन चीज मंगाते हो और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टूट जाए ड्यूरिंग द पैकेजिंग, तो उसको आपको पता है बबल रैप से कवर किया गया होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड कुशनिंग। किसी चीज को कुशन करना, कुशन का मतलब ही होता है पिलो। यस, तो किसी चीज को कुशन करना मतलब एक्सटर्नल सराउंडिंग से उसको डैमेज होना, फिजिकल डैमेज होने से बचाना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें होती है उसको डैमेज होने से बचाता है। सिंस इट इज जेली लाइक, तो इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर फ्लोट होते हैं, उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, तो बाहरी इंजुरी से वो बच जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द न्यूक्लियोलस। अब जो भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी मैंने न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो डार्क वाला पार्ट है, दैट वाज योर न्यूक्लियोलस। अब इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ बंडल किए गए होते हैं। तो देखो क्या है,
contained within the nucleus is a dense membraneless structure composed of RNA and protein called nucleolus. अब ये जो न्यूक्लियोलस है बच्चों, वो किससे बना हुआ होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है. इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज आई सेड, और थ्रेड के बंडल के जैसा होता है. इसको कोई कोई मेम्ब्रेन नहीं होता एंड इट इज वेरी डेंस, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होता है. Some of the eukaryotic organisms have a nucleus that contains up to 4 nucleoli. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं. न्यूक्लियोलस सिंगुलर, एक हो तो न्यूक्लियोलस, एक से ज्यादा हो तो न्यूक्लियोलाई. यस बच्चों, तो यूजुअली ऑर्गेनिज्म में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, बट कोई कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें 4 न्यूक्लियोलाई होता है. Yes, the nucleolus disappears when a cell undergoes division and is reformed after the completion of cell division. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. जब भी आपका सेल डिवीजन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका डीएनए या आरएनए कॉपी हो रहा होता है, सो ये बंडल क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. तो सिंस ये बंडल ओपन हो जाता है, आपका जो न्यूक्लियोलस है वो विजिबल नहीं होता. सेल डिवीजन होने के बाद वो वापस बंडल फॉर्म हो जाता है, तो न्यूक्लियोलस विजिबल होता है. सिंपल. ओके, तो सेल डिवीजन के बारे में ना आपको अलग से चैप्टर है, आप उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे सेल डिवीजन एग्जैक्टली क्या होता है. सेल डिवीजन मतलब फिलहाल इतना समझ लो, एक से ज्यादा सेल बनाना. ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ डीएनए which contains hereditary information and instruction for cell growth and development and reproduction. Okay, cell growth, development, reproduction, जो भी information है hereditary information, वो सारी डीएनए के पास होती है. और डीएनए किसमें होता है? क्रोमोसोम में. Chromosomes are present in the form of strings of DNA and histones, protein molecules called chromatin. Okay, तो ये जो डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको मिलाकर बोला जाता है क्रोमैटिन. हिस्टोन एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है जो सारा क्रोमोसोम होता है उसको टाइटली पैक्ड रखता है. ओके, एंड जो सारा डीएनए होता है उसको टाइटली पैक्ड रखता है हिस्टोन नाम का प्रोटीन. ओके, व्हेन अ सेल इज रेस्टिंग मतलब नॉट डिवाइडिंग, द क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्ग एंटैंगल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन. यस, जो लॉन्ग इंटैंगल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्रोमैटिन बोला जाता है तब जब सेल डिवाइड नहीं करता होता. इट इज इन अ रेस्टिंग पोजिशन. यस, तो फंक्शंस देखते हैं. न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स हम लोग ने कर लिए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम पढ़ लिए हमने अच्छे से. यस, अब हम देखते हैं क्या उसके फंक्शंस, न्यूक्लियस के फंक्शंस. एज आई सेड, हम लोग हर चीज, कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से एंड देन वी कैन मूव ऑन टू इट्स फंक्शन. 2 पार्ट्स में करेंगे हम लोग, हर जो चीज पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में होगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो न्यूक्लियस के फंक्शंस देखते हैं क्या है बच्चों. इट कंट्रोल्स द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर के जो भी पार्ट्स है उनके सारे चीजों के फंक्शन ही न्यूक्लियस के फंक्शंस होंगे. ऑब्वियसली द ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिविजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब देखो, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है. इट इज एन ऑर्गन ऑफ द सेल. यस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल. Storage of hereditary material, the genes in the form of long and thin DNA, that is deoxyribose nucleic acid strands, referred to as chromatin. ये सारा स्टोरेज किस में होता है? डीएनए का, क्रोमोसोम्स का सारा स्टोरेज कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में. सो ये सारी चीजें स्टोर करने का फंक्शन किसका है बच्चों? न्यूक्लियस का. या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए इन द न्यूक्लियस. तो ये सारे जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर के चीजों की फंक्शन ही न्यूक्लियस की फंक्शंस होते हैं. यस, तो मूविंग ऑन टू साइटोप्लाज्म. अब देखो बच्चों, हमने ये चीज पूरी कर ली है. यस, कहा गया. यस, न्यूक्लियस जो है हमने अच्छे से पढ़ लिया. इसके स्ट्रक्चर देखे हमने, इसके स्ट्रक्चर के फंक्शंस देखे एंड वही फंक्शंस है हमारे न्यूक्लियस के. अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो साइटोप्लाज्म क्या देखते हैं? साइटोप्लाज्म बच्चों मेनली ना ये न्यूक्लियस
के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर के जो भी चीजें हैं उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। यस, न्यूक्लियस के अलावा सेल में और भी ऑर्गन्स है ना, उन सबको मिलाकर बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो क्या है देखो साइटोप्लाज्म, द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल दैट इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू द सेल्यूलर मेम्ब्रेन, sometimes described as the non-nuclear content of protoplasm। अब ये पूरा चीज एग्जैक्टली क्या है देखो, सेल वॉल है हमारी, ये सेल वॉल या सॉरी सेल मेम्ब्रेन है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, उसके अंदर की सारी चीजें, मतलब ये फ्लूइड लाइक स्पेस जो है वो सब, और बाकी छोटे 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 ऑर्गेनल्स है वो सब, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर की चीजें, मतलब सेल प्लाज्मा के अंदर की चीजें, सेल वॉल के अंदर की चीजें, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर की चीजें। ओके, इनके बीच में जो भी आता है वो सारा मिलाकर बनता है आपका साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपको बोला था बहुत बच्चों को साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस नहीं पता। साइटोप्लाज्म मतलब सेल ऑर्गेनल्स, द जेली लाइक सब्सटेंस, ये जो बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के वो, एंड दैट्स इट। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस प्लस न्यूक्लियस। यस, समझा है सबको? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? न्यूक्लियस प्लस ये सब चीजें। साइटोप्लाज्म मतलब ये सब चीजें माइनस द न्यूक्लियस। ओके, तो अब देखो क्या है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के डिफरेंस में। मैंने आपको बोला था प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो भी क्रोमोसोम वाला फोल्डेड पार्ट होता है वो ऐसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करता है। Okay, all the nuclear contents of the prokaryotes are contained within the cell cytoplasm। Yes, और ये जो इसमें न्यूक्लियस है तो ये क्या है, इन यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इंक्लूडेड नहीं होता साइटोप्लाज्म में, किसमें? यूकैरियोट्स में। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। द मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट क्या है? साइटोसोल दैट इज द जेल लाइक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनल्स। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का बच्चों, तो उसमें साइटोसोल और ऑर्गेनल्स ही दिए गए हैं आपको। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो होती है वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। तो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं साइटोप्लाज्म के? साइटोसोल जो जेली लाइक सब्सटेंस है, एंड द ऑर्गेनल्स दैट इज हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन्स को बोला जाता है ऑर्गेनल्स। ओके, अब देखते हैं साइटोसोल क्या होता है बच्चों। द साइटोसोल इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनल। अब ये देखो, अगर आप सेल देखते हो, अच्छे से सेल देखते हो, तो अलग 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 ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं किसी जेली जैसे सब्सटेंस में। यस, तो कुछ जगह होती है जहां पर ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, वो जगह खाली होती है। ओके, इस जगह पर सिर्फ वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोसोल। It is a gelatinous fluid where other components of the cytoplasm remain suspended। ये एक दूसरे से दूर रहते हैं ये फ्लूइड की वजह से। ओके, एक दूसरे में कोलाइड नहीं करते हैं ये फ्लूइड की वजह से। It mainly consists of cytoskeleton, filaments, organic molecules, salt and water। इसमें जो सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस अगर मैं हम लोग देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट वाटर होते हैं, एंड फिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। यस, अब देखते हैं ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। हमने देखा साइटोसोल, साइटोसोल हो गया। अब ऑर्गेनल्स देखते हैं, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे चैप्टर का। ऑर्गेनल्स मीन लिटिल ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स को भी मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग होता है। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे बॉडी में हर ऑर्गन का काम डिफरेंट है ना बच्चों। हार्ट का काम अलग है, ब्लड पंप करना, स्टमक का काम अलग है, डाइजेस्ट करना,
यस, लंग्स का काम है ब्रीथ करना, रेस्पिरेशन करना। तो वैसे ही सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स है, छोटे छोटे ऑर्गन है, उनका हर ऑर्गन का फंक्शन अलग होगा। ये सारे ऑर्गेनल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं तभी तो सेल जिंदा रहता है हमारे बॉडी में। सारे ऑर्गन्स काम करते हैं तभी तो हम जिंदा रहते हैं, है ना। सेम गोज विद सेल, सेम गोज विद सेल। ओके, दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। अब हमारे पोर्शन में हम लोग 9 मेन सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा है, बट ये जो 9 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन ऑर्गेनल्स है, और यही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में। फिलहाल मैं आपको इन सबका नाम बता देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट इज योर गोल्गी apparatus या गोल्जी apparatus, as you want to say it as you want to say. Okay, endoplasmic reticulum है, then we have ribosomes, mitochondria, centrosomes and centrioles, plastids, lysosomes, vacuoles and peroxisomes. Okay, so ये 9 मेन सेल ऑर्गेनल्स है। एक एक सेल ऑर्गेनल हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। ओके, तो एवरी सेल ऑर्गेनल हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़े। सो मूविंग ऑन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो अब बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के बारे में कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, बट ये साइटोप्लाज्म का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखो क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स जो सेल के कुछ काम के नहीं होते और वो पार्टिकल्स इनसोल्यूबल होते हैं, एंड और द मॉलिक्यूल्स दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोसोल। जो मॉलिक्यूल्स अब तक डिसॉल्व नहीं हुए हैं या फिर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, वो सारे होते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ओके, दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। दे आर बेसिकली ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड दे कैन स्टोर एनर्जी। अब इनमें एनर्जी स्टोर हो सकती है और ये ग्रैन्युलर, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ग्रैन्युलर होता है। ओके, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया है साइटोप्लाज्म का। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या। तो मैं अभी फिर से आपको बता देती हूँ, जैसे हमने न्यूक्लियस में किया बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर की चीजों का फंक्शन ही न्यूक्लियस का फंक्शन है। सिमिलरली साइटोप्लाज्म के अंदर की सारी चीजों का, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता। ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन सारे चीजों का फंक्शन ही साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। तो देखो क्या है, इट इज होम टू मेनी एक्टिविटीज ऑफ द सेल एज इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स दैट आर क्रूशियल इन द ब्रेक डाउन ऑफ द वेस्ट। ओके, सेल का हमारा जो डाइजेशन होता है, वैसे सेल का भी डाइजेशन होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो ये सारी चीजों में साइटोप्लाज्म काफी हेल्प करता है। इट इज द साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये सारी जो मेन मेन फंक्शंस है सेल के, ये सारे किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेल जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है। इमेजिन इमेजिन अ वाटर बलून। ओके, एक वाटर बलून को इमेजिन करो। वाटर बलून का शेप वही होता है जो शेप का हम लोग वाटर उसमें डाल के जो शेप बन जाता है, वही बलून का शेप होता है। यस, तो ये सिंस ये जेली लाइक सब्सटेंस है तो वो भरा हुआ होता है, पूरा साइटोप्लाज्म जो है भरा हुआ होता है। तो शेप कौन देता है सेल को, साइटोप्लाज्म। यस, इट फिल्स अप द सेल्स, thus enabling the organelles to remain in the position. अब आपने ये देखा होगा, ये पिक्चर में आप देख लो कि ये जो सारे ऑर्गेनल्स है ये सस्पेंडेड है, एक साथ कोलॉइड नहीं हो रहे। दैट इज बिकॉज इसके अंदर, सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस सारे ऑर्गेनल्स को अपनी अपनी पोजीशन में रखता है। ओके, thus enabling the organelles to remain in the position. The cell without the cytoplasm would deflate and substances will not permeate easily from one to the other organ. Okay, तो अगर साइटोप्लाज्म एब्सेंट हो तो क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, साइटोप्लाज्म पानी जैसे जेल लाइक सब्सटेंस है, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जाते हैं, इनके लिए पाथवे बना देता है। तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये पाथवे एब्सेंट रहेगा, वेर एज वो जो पूरा सेल है हमारा वो डिफ्लेट हो जाएगा। ओके, तो साइटोप्लाज्म काफी इंपॉर्टेंट है सेल के स्ट्रक्चर के लिए। ऑल राइट, तो ये सेशन के एंड पर हम लोग आ गए हैं। तो व्हाट यू गाइस कैन डू
साइंस मैडनेस की टेलीग्राम का चैनल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन द चैनल। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क अस ओवर देयर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स लिख सकते हो। आपको आगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो सारे सजेशंस आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। यस, एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है अन अकेडमी पर, तो उसकी भी लिंक, मेरे प्रोफाइल की लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 9 और क्लास 10 के काफ़ी सारे कंटिन्यूस सेशंस चलते हैं एवरी डे। लाइव आप देख सकते हो अन अकेडमी पर मेरे लेक्चर्स। सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड क्लिक ऑन द फॉलो बटन ओवर देयर। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सबको चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव लेक्चर्स के लिए कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन सर्च माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी और फॉलो बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको अनअकैडमी पे मेरे सारे जो लेक्चर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप मेरे प्रोफाइल के अंडर पूरा स्केड्यूल देख सकते हो अपकमिंग लेक्चर्स का। ओके, एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड कनेक्ट विथ मी ऑन अनअकैडमी।